आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है द बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड बोलते हैं बंधन को, और लव माने प्यार, यानी कि प्यार का बंधन। अब इसमें जो एक कहानी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो प्यार जो बंधन है कि ऐसा नहीं है कि इंसानों में ही प्यार होता है। यानी कई बार इंसान जो होता है कि वो किसी भी जानवर से इतना प्यार करने लग जाता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसमें एक भालू है जिससे जो ये इसकी जो लेखिका है, जो लेखक है, इसकी जो वाइफ है वो उसे बहुत प्यार करने लगती है। यानी उसको एक छोटा सा बच्चा के रूप में वहाँ लेके आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका प्यार बढ़ जाता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो भालू जो घर में रखने के लायक नहीं रहता जब, तो उसको वो चिड़ियाघर भेज देते हैं। लेकिन जो चिड़ियाघर में कुछ दिन रहने के बाद वो जो लेडीज है वो ये महसूस करती है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, तो उसको वो वापस मंगाती है और वो उनको अपने घर में एक बड़ा सा पिंजरा बना देती है और उसको वहीं में रखती है। तो ये हमारा एक छोटा लेसन है, ये इस बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स। यानी जो लेखक वो ये पूछना चाहता है, क्या कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप, क्या प्यार और दोस्ती हो सकती है आदमी और जंगली जानवरों के बीच। यानी कभी ऐसा हुआ है कि एक जंगली जानवर एक आदमी का दोस्त बन गया हो। तो वो बोलता है लेट्स रीड ए fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author। यानी जो इसका लेखक है, ऑथर है, उसके द्वारा जो बचाया गया था, ये एक छोटा सा भालू का बच्चा था। तो उसके बारे में बता दें, ये स्टोरी जो हमको थोड़ी सी यानी फैसिनेट बोलते हैं, जैसे आकर्षित करती है या उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो स्लॉथ बियर्स इनहेबिटेड फॉरेस्ट एरियाज, यानी जो स्लॉथ बियर बोलते हैं, जैसे काला भालू होता है जो, ये इनहेबिटेड फॉरेस्ट एरियाज यानी जितने भी जंगली जानवर हैं सारे जंगलों में ही रहते हैं। तो इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के वर्षावन, यानी वर्षावन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, वर्षावन यानी जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। यानी वो एरिया जो इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, इंडियन एंड द ग्रास लैंड हो गए, ग्रास लैंड जिस घास के मैदान, उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एट लोअर ये एलिवेशंस, यानी जैसे जो निचली इलाके हैं, यानी जैसे जो हमेशा नीचे की ओर होते हैं, वहाँ ये ज़्यादा पर पाए जाते हैं। तो स्लॉथ बियर हैव वेरी सैगी हेयर, सैगी बोलते हैं घने और बड़े बड़े, यानी भालू के बाल बड़े बड़े होते हैं। सैगी हेयर एंड लॉन्ग नज़ल, मज़ल बोलते हैं जैसे जो नथुन होते हैं, जैसे कुत्ते के नाक जो होती है आगे निकली हुई होती है, तो इसके और ज़्यादा लंबी होती है वो। तो बोलते हैं इसके जो नथुने होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, क्लॉज बोलते हैं अगले पैर, जो पंजे होते हैं उनको। टू डिग, डिग कहते हैं खोदने को, यानी उनको पंजों का वो इस्तेमाल करता है खोदने के लिए। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फ्रॉम ए ट्यूब विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, यानी और वो अपने जो उसकी जीभ होती है उसको एक ट्यूब बना लेता है, यानी जैसे गोल उसको मोड़कर गोल बना लेता है, और उसका क्या करता है वो, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, यानी जिससे वो उसकी जो जीभ है या मुंह है वो अंदर तक चला जा सके। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज टू देयर फूड, यानी डेड ट्रीज का मतलब ये है कि जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो टूट कर गिर जाते हैं, उसका जो तना होता है वो अंदर से होला हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो उसमें ऐसा है कि उसमें जैसे दीमक होती है या फिर चींटियाँ होती हैं या फिर उसमें कोई चीज़ ऐसी घुस जाती है, या फिर ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना वो उसमें अपना छत्ता बना लेती हैं। और जो भालू होता है इसको शहद का बहुत शौकीन होता है ये, यानी शहद बहुत ज़्यादा खाता है ये। तो उस जीव की वजह से जैसे ट्यूब बना देता है तो उसमें से उस शहद को चूस लेता है, या फिर इसके जैसे खाने की जैसे कोई छोटा मोटा जीव उसमें चला जाता है तो उसको भी ये खा लेता है फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। देयर मेन फूड इज ये टर्माइट्स। You can hear them ये suck up their food from several feet away, यानी वो
ये जैसे जो हमारे होते हैं ना, वो जो भालू होता है ये हमारी शाकाहारी चीज़ों को भी खा लेता है, ये फलों को भी खा लेता है, हनी खा लेता है, शहद को, और छोटे मोटे जैसे फल होते हैं सबको खा लेता है, और ये मांस भी खा लेता है। तो ये उनको कहता है कि भाई इसकी जो मेन भोजन है वो है, और ये हमेशा उन तक पहुंच ही जाता है कई फीट दूर से। यानी जैसे ये पहुंच नहीं पाता, इसकी तो गर्दन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसके नथुने ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो सबसे पहले वो शुरू करता है कि जो ये भालू उसको कहाँ मिला ऑथर को। तो आई विल बिगिन विद ब्रूनो, यानी मैंने उसका नाम उसने क्या रखा था, ब्रूनो। वही मैंने ब्रूनो के साथ शुरुआत की। माई वाइफ पेट स्लॉथ बियर, यानी वो कहता है कि जो मेरी बीवी का, पत्नी का जो भालू था, पेट बोलते हैं पालतू को। तो आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, यानी मैं उस भालू को उसके लिए एक एक्सीडेंट के बतौर लेके आया। एक्सीडेंट यानी हम कोई घटना घटी और वो मुझे मिल गया था। 2 years एगो, लगभग 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स। शुगर कैन किसको बोलते हैं, गन्ने को। तो वो कहता है कि हम गन्नों के खेत से होकर गुजर रहे थे, नियर मैसूर, यानी जो मैसूर शहर है उसके पास से हम गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स, यानी जो लोग थे उन गन्नों के खेतों से जो जंगली सूअर थे उनको भगा रहे थे, क्योंकि ये फसल में नुकसान करते हैं। तो बाई शूटिंग एट दैम, शूटिंग कहते जो गोली चलाना, यानी उनकी तरफ गोली चलाते हुए उनको वहाँ से दूर भगा रहे थे। सम वर शॉट, यानी कुछ में गोली लगी, एंड समवन एस्केप्ड, और सम कुछ बच गए, यानी सम वर शॉट्स, कुछ में गोली लगी एंड कुछ बच गए। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर, यानी सब कुछ खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि जितने भी शोर मरने थे वो मर गए, जो भागने थे वो भाग गए, यानी शांति छा गई वहाँ पर। was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun, यानी जब सब कुछ वहाँ से जितने भी जीव थे जिनको भगाया गया था वो वहाँ से चले गए, तो कुछ देर बाद we thought that everything was over, यानी हर चीज़ खत्म हो गई, यानी वो सब चले गए जो काम था। when suddenly a black sloth bear, यानी एक काला सुस्त भालू, came out, बाहर निकलता है, पेंटिंग, पेंटिंग बोलते हैं हाँफते हुए, यानी धूप की वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इन द हॉट सन, गर्म धूप में, यानी धूप पड़ रही थी बहुत जोर से, और वो जब गन्ने के खेत से निकला तो वो हाँफता हुआ निकला था। नाउ आई विल नॉट शूट एट स्लॉथ बियर वांट ओनली, वांट ओनली बोलते हैं यानी किसी अच्छे कारण के लिए मैं उसको नहीं मारना चाहता था, यानी मैं उसकी तरफ गोली नहीं चलाना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण, फॉर द पुअर बीस्ट, यानी उस बेचारे उस जानवर का बुरा समय आ गया था कि वन ऑफ माई कंपेनियंस, यानी उनमें जितने भी हम साथी थे उनमें से किसी ने डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, यानी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा जैसे मैं सोच रहा था। ठीक है। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उस भालू को गोली मार दी, यानी जैसे सुअरों को गोली मार रहे थे ऐसे जैसे वो भालू निकला। मैंने सोचा यार ये तो बहुत परेशान भी है और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो ये तो बेचारा वैसे लगता है, लेकिन ये फीलिंग्स जो मेरे दोस्त के अंदर नहीं आई, उसने उसको धड़ाक गोली मार दी। उसके बाद एज वी वॉज द फॉलन एनिमल, यानी जैसे वो जानवर गिरा जमीन पर, वी वर सरप्राइज्ड, हम हैरान रह गए, टू सी, ये देखकर, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूड, यानी उसके जो कमर पर जो बाल थे यानी वो हिल रहे थे। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट बोलते हैं यानी शव जिसको बोलते हैं, मुर्दा शरीर को, और ऑन इट्स बैक मूड, यानी ऐसा लगता था कि मानो उसकी कमर में से कोई चीज़ हिलती है, यानी वो हिला। एंड लेफ्ट, और उसको छोड़ दिया द प्रोस्ट्रेट बॉडी, उस मरे हुए शरीर को। देन वी सा इट वाज ए बेबी बियर, और जब हम वो उससे बिल्कुल अलग हो गया और वो चलने लगा तो तब हमें जाकर ये पता चला कि ये इस भालू का बच्चा था छोटा सा। क्योंकि जैसे बंदर होते हैं वो अपने बच्चे को बिल्कुल चिपका कर रखते हैं, ऐसे ही अब देखो काला भालू है, उसके बाल भी उसे बड़े बड़े होते हैं, उनमें वो छोटा सा बच्चा छुपा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इस भालू का ही हिस्सा है। लेकिन जैसे वो मर गई उसकी माँ और वो जब उससे अलग होता है तब हमें पता चला कि इसके साथ कोई बच्चा भी था। तो बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, यानी तब जाके हमें ये पता चला कि ये एक
मादा भालू थी और इसका जो बच्चा था उसकी कमर पर सवारी कर रहा था, यानी बैठा हुआ था। When the sudden shot had killed her, यानी और जो अचानक से जो गोली चलाई गई थी उसकी वजह से वो मारी गई। The little creature ran around its protest parent, यानी और वो छोटा सा जो प्राणी था, जो बच्चा था उस भालू का, वो अपने माँ के मरे हुए शरीर के इधर उधर घूम रहा था। Making a pitiful noise, pitiful बोलते हैं बहुत ही दयनीय आवाज़, यानी जैसे छोटा सा कोई भी किसी भी जानवर का बच्चा हो, अगर उसकी जैसे माँ मर जाती है उसको माँ से अलग कर देते हैं तो वो अजीब सी आवाज़ निकलता है, एकदम जैसे उसके ऊपर तरस आता है। तो उसके बाद बोलता है आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, यानी जैसे मैंने उसको देखा तो कैप्चर कहते हैं जैसे पकड़ना, यानी मैंने कोशिश की उसको पकड़ने की। इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड्स, स्कूटेड बोलते हैं रैन अवे, यानी दूर भाग गया, यानी वो जैसे हमने उसकी कोशिश की उसको पकड़ने की तो वो जो शुगर कैन के फील्ड्स थे गन्नों के, उनमें वो अंदर चला गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, यानी उसकी मैंने और मेरे दोस्तों ने पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, ग्रैब कहते हैं दबोचना, यानी अंत में हम उसको दबोचने में कामयाब हो गए। बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, यानी और उसकी जो गर्दन थी उसको स्कर्फ कहते हैं जैसे पकड़ लेना, यानी उसके ऊपर से गर्दन को दबोच लिया और उसको अपने साथ ले लिया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, हुक्ड कहते हैं मुड़े हुए, और लॉन्ग मन लंबे, और क्लॉज जैसे जो पंजे होते हैं ना, नखून, जो भालू होता है उसके लंबे इतने बड़े बड़े नखून होते हैं, बहुत लंबे लंबे और बहुत ही हार्ड होते हैं। तो वो कहता है जैसे ही मैंने उसको पकड़ा तो एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, स्क्रैच बोलते हैं जैसे खरोंचना, या मुझे जैसे छीलने की कोशिश की उसने मुझे, यानी अपने आप को बचाने के लिए। एंड विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और मुड़े हुए लंबे लंबे जो उसके नखून से उनके द्वारा। तो उसके बाद बोलता है वी पुट इट वन ऑफ द गनी बैग्स, यानी जिसमें हमने गन रखी हुई थी उन बैगों में, हमने उस एक बैग में उसको डाल दिया। वी हैड ब्रॉट एंड, हम उसको वहाँ से लेके आए। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, जब मैं बेंगलोर के लिए वापस आया, आई ड्यूली प्रेजेंट इट टू माई वाइफ, और मैंने खुशी पूर्वक इसको अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट में दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, यानी वो बहुत खुश हुई। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक्स, यानी और जब उसको देखा तो पहली बार जब उसके गले में उसने एक रंगदार रिबन, एक पट्टा बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय शी क्रिस्टेंड इट ब्रूनो, यानी जब उसने उसको खोजा कि जो ये बच्चा है ये नर है या मादा है, तो उसने पाया कि एक लड़का था, यानी नर था ये, और क्रिस्टेंड इट ब्रूनो, और क्रिस्टेंड बोलते हैं जैसे नामकरण करना, यानी उसका नाम दिया गया ब्रूनो। तो ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम ए बॉटल, यानी शुरुआत में जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर बालो कोई ह्यूमन बेबी है, आदमी इंसान का बच्चा है, तो अगर जैसे उसका माँ का दूध उससे नहीं उतरता उसके लिए तो बोतल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही वो छोटा सा बच्चा था, जब उसकी माँ मर गई तो उसको दूध किससे पिलाएं, तो उसको बोतल का इस्तेमाल किया गया उसको दूध पिलाने के लिए। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर एंड विद इन ए फ्यू वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड द ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और कुछ ही दिन बाद उसको जैसे दूध की बजाय वो कुछ खाने पीने भी लग गया था, यानी उसके लिए कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, वो हर चीज़ खा सकता था, हर चीज़ पी सकता था। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और उसके लिए हर चीज़ सही सब था। कहने का मतलब जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब खा सकता था। फॉर ही एट, यानी ये पॉरिड्स, पॉरिड्स बोलते हैं दलिया, ठीक है। तो मेड फ्रॉम एनी ये इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट्स, स्पेशली पोर्क, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ मीट, रिगार्डलेस ऑफ ये कॉन्डिमेंट्स एंड द चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, यानी कुछ भी चीज़ उसको दे दो, कोई भी चीज़ वो नहीं छोड़ता था, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बोतल से दूध पिलाया गया, लेकिन जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो वो खाने पीने की चीज़ों को खाने लगा था। एवरीथिंग, हर चीज़, यानी सब्जियों को लेकर, फ्रूट्स लेकर, नट्स, यानी जो नट्स बोलते हैं सूखे मेवे जैसे काजू बादाम गिरी होते हैं ना, मीट
मीट भी स्पेशली पॉर्क जो होता है उसको सुअर की मीट होती है पॉर्क, यानी वो बड़ी खुशी के साथ खाता था। करी एंड राइस, करी बनाते ना कड़ी घर पे, कड़ी और चावल वो खूब खाता था। रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट एंड चिलीज, यानी कोई भी, हालांकि कोई भी चीज़ उसको दे दो, मिर्च हो, ब्रेड हो, अंडे हो, चॉकलेट, स्वीट्स, कुछ भी अगर वगैरह जो भी कुछ खाने के लिए दे दो तो वो सब खाता था। एज फॉर ड्रिंक, अगर हम पीने के लिए बात करें, पीने की वो चीज़ क्या क्या पी सकता था, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एडिटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्विड एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड। और पीने के लिए कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि दूध, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस बोलते हैं जैसे नींबू का पानी बनाते हैं ना, और एडिटेड वाटर जैसे सोडा वाटर जिसको बोलते हैं वो, बटर मिल्क, छाछ, बियर आप जानते ही हो, एल्कोहलिक यानी हमारी दारू में ही आती है, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड। भाई एल्कोहल जो होता है जैसे हम दारू पीते हैं ना, बियर में भी होता है, लेकिन जैसे और दारू जो होते हैं ब्रांडेड उनमें ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए पीने के लिए कुछ भी दे दो, कुछ के लिए भी उसके लिए मनाही नहीं थी, सब कुछ एक्सेप्टेबल था। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलाइज, और ये सारे खाने के बाद वो आराम से रेस्ट लेता, खा पी के मौज लेता। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 एलिसेशन डॉग्स, यानी ये जो भालू था ये उनके 2 कुत्ते थे। एलिसेशन ये प्रजाति होती है कुत्ते की, ठीक है ना, यानी एक प्रजाति होती है, नस्ल जिसको बोलते हैं। तो वो उन कुत्तों के साथ काफ़ी घुल मिल गया था वो। डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स, टीनेंट्स बोलते हैं जैसे पड़ोस के, यानी जितने भी बच्चे रहे पड़ोस के वो सब उसके साथ खेलते थे। लिविंग इन आवर बंगलो, यानी जो उनका घर था या उनका जो आगे घर के आगे जो अहाता था, आंगन था, उसमें वो सब के सब खेलते थे। वो दोनों कुत्ते, वो भालू और पड़ोस के जितने भी सारे बच्चे थे वो सारे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, यानी जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो वो हमेशा उसको फ्री रखते थे, यानी उसने उसको कभी चैन नहीं डाली थी, यानी उसको चैन से बांधा नहीं था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और ज़्यादातर वो खेल कर ही अपना समय गुजारता था। रनिंग इनटू द किचन, यानी कभी कभी रसोई में भागता। एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और कभी कभी वो हमारे बिस्तरों में जाके सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन अचानक से एक घटना उसके साथ घट गई। क्या घटना घटी? आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जो पॉइजन था यानी जो चूहों के लिए रखते हैं जैसे, ऐसे जो मैंने पॉइजन रख दिया था, बेरियम कार्बोनेट, यानी उसका नाम था बेरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, यानी उन चूहों को मारने के लिए जो मेरी लाइब्रेरी में किताबों को काट देते थे। यानी चूहा एक ऐसा जानवर है, ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। देखो, किताब खाने से इसका पेट नहीं भरता, कपड़े काटने से इसका पेट नहीं भरता, यानी अगर अलमारी है या कपबोर्ड्स हैं उनको काटने से इसका पेट नहीं भरता। खाने पीने की चीज़ हम मान लेते हैं यार खाली है और उसका पेट भर गया, लेकिन ये खामखा की चीज़ों को काटता है। अरे उसके सामने कुछ भी आए वो किसी को नहीं छोड़ता है। और एक जब वो उसको रख देती है तो टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, उन चूहों को मारने के लिए जो वहाँ से लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे और वहाँ से किताबों को काट देते थे। ब्रूनो इंटर द लाइब्रेरी, यानी ब्रूनो जो था वो लाइब्रेरी में इंटर करता है। हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, यानी जैसे उसकी आदत होती थी, कोई भी चीज़ उसको मिलती थी नहीं रखी, वो सबको खा लेता था, कोई भी चीज़ आए सामने, ठीक है। एज ही ऑफन डिड एंड ही एडेड सम ऑफ द पॉइजन, यानी उसमें से उसने कुछ जहर खा लिया। उसके बाद पैरालाइसिस बोलते जैसे लकवा, यानी एक बार जैसे जहर खाने के बाद आदमी के जो हाथ पांव वो काम करना छोड़ देते हैं, जो कंट्रोल होता है ना दिमाग का वो बंद हो जाता है, और जब कंट्रोल बंद हो जाएगा तो आदमी लड़खड़ा जाता है। तो पैरालाइसिस सेट इनटू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट फीट, यानी उसने इतना खा लिया था कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा था, यानी बिल्कुल लड़खड़ा गया वो। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, यानी जैसे तैसे वो लाइब्रेरी में से निकलकर घसीट कर जैसे पैरों की मदद से वो
अब उसकी पत्नी तक पहुंच जाता है वो, और वो उसकी जो पत्नी होती है वो उस आदमी को बुला के लाती है। आई गैस्ड, मैंने अंदाज़ा लगाया, व्हाट हैड हैपन, क्या हो सकता है, यानी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है ये जल्दी से। ऑफ आई रश्ड इन द कार, मैं भागकर कार के लिए गया। टू द वेट्स रेजिडेंस, वेट्स होता है जैसे पशुओं का जो डॉक्टर होता है ना, वेटरनरी डॉक्टर, उसके रेजिडेंस के पास हम उसको लेके गए हैं। ए केस ऑफ पॉइजनिंग टैम बियर, यानी एक टैम बियर है, यानी एक स्लॉथ बियर है, उसका एक केस है जहर खाने का, यानी उसने जहर खा लिया है। और जहर भी कौन सा खाया है, बेरियम कार्बोनेट। व्हाट टू डू, तो वो कहता है कि अब क्या करना चाहिए, हमें बताओ कि जहर खाने के बाद हम इसको क्या दें। तो आउट कैम हिज मेडिकल बुक्स, जैसे उसने अपनी किताबों में देखा, एंड ए फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और उसके बाद वो सोचता है कि इसके लिए हम क्या क्या दे सकते हैं, यानी उसका जो इलाज था वो क्या कर सकते हैं। व्हाट पॉइजन डिड यू से, और उसके बाद कहता है क्या कौन सा जहर खाया था इसने। जैसे डॉक्टर पूछता है सर बेरियम कार्बोनेट, तो कहता है बेरियम कार्बोनेट साल्ट, तो ये बोलता है सिम्टम्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ, यानी कहता है जो इसमें जो इलाज होगा वो पैरालिसिस का जो टीका है उससे जैसे पैरालाइज जो ठीक होता है वही ठीक कर सकता है इसको, तो उसको इंजेक्शन करता है। जस्ट ए मिनट सर, आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, और कहता है कि सर आप थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन यानी दवाई को लेके आता हूँ। ए डैश बैक टू द कार, यानी और हम कार तक गए। ब्रूनो स्टिल फ्लोडरिंग, फ्लोडरिंग बोलते हैं स्ट्रगल टू मूव, यानी हिलने की कोशिश कर रहा था वो, यानी उसको गाड़ी में ही रखा जब तक वो पूछ के आते थे। तो वो कहता चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, यानी वो अपने पैरों पर या अपने आप खड़ा होना चाहता था लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और कह रहा था, यानी जो ऑथर ये कहता है कि जो उसकी वीकनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही थी। सम वोमिटिंग, यानी कुछ उसको उल्टियाँ भी हो रही थी। हैवी ब्रीथिंग, सांस भारी हो रहा था, यानी वो जोर जोर से सांस ले रहा था। विद हैवी फ्लैंक्स, फ्लैंक्स बोलते जैसे कई बार मुंह फाड़ते ना बार बार। एंड गैपिंग माउथ, और वो अपने मुंह को जोर जोर से खोल रहा था। तो उसके बाद बोलता होल्ड हिम, यानी इसको पकड़ो। और एवरीबॉडी, हर कोई। इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स 10 cc, हाइपोडर्मिक बोलते हैं निडल, यानी एक निडल जो सिरिंज में आगे लगाई जाती है किसी भी दवाई को शरीर में इंटर करने के लिए। हम सिरिंज की वजह से नहीं कर सकते, सिरिंज में दवा भर ली तो हम उसको थोड़ी देर डायरेक्ट शरीर में डाल देंगे, वो हमें निडल चाहिए। तो बोलता है हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वेल्स, यानी वो कहता है कि ब्रूनो की जो फिलहाल की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पहले हम उसको 10 cc देते हैं ऑफ एंटीडोट एंटर हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वास्टेड, और कहता है कि हम इसको जैसे उसमें निडल में हमारे नंबर होते हैं ना 2 mm 5 mm 10 mm, यानी जितनी भी होती है वो, तो वो उसकी क्वांटिटी होती है। तो वो कहता है कि हमको इसको 10 cc का एक इंजेक्शन देना है, और ऐसा देना है कि एक भी ड्रॉप बाहर ना जा पाए, यानी पूरी की दवा इसके अंदर शरीर के अंदर जानी चाहिए। तो 10 मिनट्स लेटर, यानी 10 मिनट बाद फिर कहता है कि चलो इसकी कंडीशन देखते हैं, 10 मिनट बाद देखते हैं। लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी दवा बढ़ानी पड़ेगी। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, यानी लगभग 10 cc का एक इंजेक्शन और लगा दिया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीथिंग लेस स्टेटस, स्टेटस बोलते हैं क्योंकि उनकी जो सांस लेने की जो उसकी स्पीड थी वो उसमें थोड़ी सी कमी आई, यानी उसकी आवाज़ में भी कमी आई और उसकी स्पीड में भी कमी आई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल, यानी अब जो ब्रूनो था वो अपनी टांगों को थोड़ा सा हिला सकता था। ए लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड, यानी फिर भी वो अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, यानी लगभग 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप, यानी वो खड़ा होता है। एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, और उसने बहुत सारा खाना खाया। ही लुक्स एट अस या डिसडेंगफुली, यानी उसकी तरफ एकदम देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं हूँ कहाँ पर, ये मुझे यहाँ लेके क्यों आए हैं। एज मच एज टू से व्हाट्स द बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, और जब वो उनकी तरफ देखता है तो ऐसा लग रहा था वो कुछ कह रहा है कि इतने बड़े भालू का जो बेरियम कार्बोनेट सा जहर है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, वो अभी भी खा रहा था। तो उसके बाद अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, यानी अगली बार का जो किस्सा है कि वो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ खाता पीता रहता था। अनदर टाइम दूसरी बार ही फाउंड नियरली ए गैलन ऑफ ओल्ड इंजन, 1 गैलन वो इंजन का ऑयल जो होता है, जैसे हम सर्विस करवाते हैं, जो पुराना जो इंजन ऑयल होता है उसको बाहर रख देते हैं और उसमें नया डाल देते हैं। तो जो पुराना वाला रखा था लगभग 1 गैलन था और वो उसको पी जाता है। ऑयल विच आई हैड ड्रेंड फ्रॉम द सम्प ऑफ द डस्क बेकर स्टड बेकर एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन अगेंस्ट द इंडोर्स ऑफ टर्मिट्स। स्टडबेकर बोलते हैं एन ओल्ड अमेरिकन कार, यानी उसकी एक कार थी स्टडबेकर, और उसका जो ऑयल था वो बाहर निकाल कर रख देता है कि जैसे हम ऑयल को हम और कामों के लिए यूज़ ले लेते हैं, जैसे किसी भी काम के लिए। तो वो कहता है कि उसको हमने अपने काम के लिए गाड़ी में से निकाल कर बाहर रख दिया, उसमें और ऑयल डाल दिया। तो ही प्रॉम्प्टली ड्रिंक इट अलॉट, और वो कहता है कि जो ब्रूनो था उसमें से उसने काफ़ी सारा पी लिया। अलॉट बोलते हैं कुछ ज़्यादा। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर, परंतु ब्रूनो को उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया कि वो 1 गैलन ऑयल पी गया, फिर वो कोई दिक्कत नहीं थी। द मंथ्स रोल्ड ऑन, मंथ्स रोल्ड ऑन बोलते हैं कि महीने गुजरते रहे, समय गुजरता रहा। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम, यानी वो कहता है कि जिस वक्त हम उसको लेके आए थे जब वो एक छोटा सा बच्चा था, अब वो उससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया था। यानी खाता पीता था तो उसमें ग्रोथ होगी, तो वो उसमें काफ़ी ग्रोथ हो गई और वो काफ़ी बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द एल्सिसन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम, और कहता है जैसे एल्सिसन कुत्ता जो होता है वो काफ़ी इतना ऊंचा हो जाता है, काफ़ी पतला पतला होता है लेकिन हो जाता है इतना ऊंचा, काफ़ी कम से कम 2, 2.5, 3 फुट का। तो वो उसका इतना ऊंचा हो गया था, लेकिन वो कुत्ते थे पतले पतले, लिए मोटा था, तो उनकी हाइट जो थी वो कुत्तों के बराबर हो गई थी, परंतु वो थोड़ा सा मोटा था, वो थोड़े पतले थे। एंड हैड इवन ग्रोन आउट ग्रोन दैम, और उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा था। बट वाज जस्ट एज स्वीट, यानी परंतु अभी भी वो बिल्कुल अच्छा था। जस्ट एज मिस्चीवियस, शरारती था। जस्ट एज प्लेफुल, एकदम खेलने के लायक था, यानी वो हमेशा खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल अबव ऑल, यानी सब चीज़ से ज़्यादा वो हमसे प्यार करता था और वो हमको चाहता था। ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी बीवी से बहुत प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और मेरी बीवी जो थी वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यानी जैसे घर में कोई भी जानवर हम पालते हैं तो उससे प्यार अपना हो ही जाता है। शी हैड चेंज हिज नेम ब्रूनो टू बाबा, यानी जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने ब्रूनो से उसका नाम बाबा रख दिया। ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय, यानी अगर हिंदुस्तानी भाषा में हम जैसे छोटे से बच्चे को बाबा बोल देते हैं, आम भाषा में, वैसे शहरी भाषा में बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते ऐसे। गाँव में तो बाबा से ही बोलते हैं। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, और अब वो कुछ ट्रिक्स यानी कुछ कला सीख गया था। क्या कला थी उसकी? एट द कमांड, जैसे उसको आदेश दिया जाता, कमांड दी जाती, बाबा रेसल, यानी बाबा रेसल बोलते जैसे कुश्ती लड़ने को, तो यानी कुश्ती लड़ो, और बाबा बॉक्स, और कहते बाबा बॉक्स कहाँ पर है। ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु कैम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड द टम्बल, यानी जैसे कोई उसके पास आता तो उसको एकदम गुथने लगता और उसको एकदम पटक देता, या उसके साथ वो खेलना शुरू कर देता था। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, यानी उसे एक स्टिक दे दी जाती और कहते कि बाबा गन पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू आस्क हिम, यानी और वो जब उसको स्टिक दे देते थे तो वो तुम्हारी तरफ यानी किसी की तरफ भी वो उसको स्टिक को कर देता था, और उससे पूछते आस्क हिम बाबा वेयर्स द बेबी, यानी बच्चा कहाँ पर है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड द क्रेडल, और वो हमेशा उस क्रेडल बोलते हैं पालना, जिसमें छोटे से बच्चों को झुलाते हैं ना, वो उसकी तरफ इशारा करता था कि ये रहा बच्चा। यानी अफेक्शनेटली बोलते हैं लगाव के तौर पर, यानी जैसे किसी चीज़ से लगाव ज़्यादा हो जाता है तो क्रेडल कॉल्ड अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, यानी उसके पास जब उसको पूछते कि बच्चा कहाँ पर है तो वो एकदम पालने की तरफ ही
इशारा करता था और वहाँ पर वो चला जाता था। A stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, यानी जो उसका जो बेड था, जो बिस्तर था, उसके पास ही उसको रखा हुआ था और वो वहीं पर था, यानी उसके खेलने के लिए लगा रखा था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी कैप्ड चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अब वो ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, यानी जो पड़ोस के बच्चे थे उनकी वजह से अब उसको ज़्यादातर समय बांध के रखा जाता था, क्योंकि पहले वो छोटा था, यानी उनका कोई भरोसा था कि भाई अब ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसको ब्रूनो को या बाबा को चैन से ज़्यादातर समय उसको बांध कर रखा जाता था। और देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, यानी वो क्या कहता है, मैं और मेरे बेटे ने मेरी बीवी को एडवाइस दी, उसको सलाह दी, एंड फ्रेंड्स, और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी उसको सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, यानी कहते हैं कि जो मैसूर का जो चिड़ियाघर है उसमें बाबा को दे देते हैं। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, यानी वो कहता है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अब हम उसको घर पर नहीं रख सकते। आफ्टर सम वीक्स, यानी कुछ सप्ताह बाद, सो सच एडवाइस शी एट लास्ट ये कंसेंटेड, यानी उन्होंने जो पहले तो वो मानी नहीं थी, यानी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती, या मैं इसको कहीं भी नहीं भेज सकती, तो वो कहती है कुछ ही सप्ताह बाद वो इस बात को मान लेती है कि उसकी कुछ हरकत ऐसी देखी उसने कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था, हमें भी नुकसान पहुंचा सकता था, यानी उसका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा अलग होने लगा, यानी बदलने लगा। हैस्टिली एंड बिफोर ही कुड चेंज हर माइंड ए लेटर वाज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जब उसका उस ऑथर की जो पत्नी थी उसका दिमाग चेंज हुआ, यानी मन चेंज हुआ, तो उसने क्यूरेटर बोलते हैं निरीक्षक जो चिड़ियाघर का होता है, यानी उसकी देखभाल करने वाला, तो उसको एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखते हैं कि डिड ही वांट ए टैम्बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या आप अपने चिड़ियाघर में अपने जीवों को जो तुम्हारा कलेक्शन है, यानी तुम्हारे साथ कितने जीव हैं उसमें क्या टैम्बियर को भी शामिल करना चाहते हो? तो ही रिप्लाइड यस, उसने कहा जवाब बिल्कुल ठीक है, मैं अपना पसंद करता हूँ उसको अपने यहाँ लाने के लिए। द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, यानी एक लॉरी यानी बड़ी गाड़ी में उसने एक चिड़ियाघर से केज पिंजरा भेजा जिसमें ब्रूनो को डाला जाता है। एट डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, लगभग 87 मील की दूरी थी, एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को वहाँ भेज दिया गया। वी आल मिस्ड हिम ग्रेटली, अब जब उसको भेज दिया गया, जब वो दिखाई नहीं दिया, कि ऐसा था ना कि घर में कोई चीज़ होती है और अचानक से वो चली जाती है तो उसको सब मिस करते हैं, यानी उसको याद करते हैं, यानी उसके बारे में बात करते हैं। तो वी आल मिस्ड हिम ग्रेटली, यानी हम उसको बहुत ज़्यादा याद करते थे। बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड, अगर हम ये बात दूसरी तरह से हम सोचते हैं कि हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसको रिलीव्ड कर दिया, यानी उसको हमने आज़ाद कर दिया अपने घर से, अब वो वहाँ पर फ्री रहेगा। माई वाइफ वाज इनकॉन्सेडेबल, यानी जो मेरी पत्नी थी वो ऐसी थी कि उसका मन उसके बिना बिल्कुल नहीं लगता था, यानी वो बहुत ही सेंसिटिव थी। शी वेप्ड, यानी वो रोती थी, एंड फ्रैटर्ड, और बिलखती थी उसके लिए। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिन जब वो वहाँ से गया ही गया था, शी वुड नॉट ईट ए थिंग, यानी उसकी औरत ने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और उसके बाद उस पत्नी ने बहुत सारे पत्र लिखे उस निरीक्षक को। हाउ वाज बाबा, यानी बाबा कैसा था। बैक कैम द रिप्लाइज, यानी उसका जवाब आता, वेल बट फ्रेटिंग, यानी वो अच्छा है परंतु वो विलाप करता है, यानी वो दुखी है। फ्रेटिंग का मतलब होता है दुखी होना। ही रिफ्यूज फूड टू, और वो खाना भी नहीं खाता, यानी वो खाना खाने से मना कर देता है। तो आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग, यानी अब जो भी कोई वहाँ आदमी उनका दोस्तों में से जाता था तो मैसूर के चिड़ियाघर में ज़रूर जाता। क्यों? क्योंकि उन दोस्त का बाबा था, यानी वहाँ पर जो भालू था वो वहाँ पर था, उसको देखने के लिए वो ज़रूर जाते थे। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, जब भी उसके कोई दोस्त मैसूर के लिए जाते वर बैक मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू जू, और उसे कहा जाता था कि आपको चिड़ियाघर जाना है और बाबा की खैर खबर लेके आनी है। एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन, यानी जो बाबा है वो किस तरह से वहाँ अकेला रह रहा है।
दे रिपोर्टेड, वो जब वहाँ से आते तो वो जवाब देते दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, यानी वो ठीक ठाक है परंतु वो अब दुबला पतला हो गया है और वो उदास भी है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग, यानी जितने भी कीपर्स बोलते हैं जैसे रखवाले होते हैं, उनकी देख रेख करने वाले होते हैं, कि ये तो बहुत ज़्यादा गमगीन है, यानी ये दुख व्यक्त करता है, दुखी रहता है यहाँ पर, यानी खुश कभी नहीं रहता। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्टेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, और वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को लगभग 3 महीने रोके रखा मैसूर के जाने से, यानी वो कहती थी हमें वहाँ जाना है, चिड़ियाघर को देख कर आना, बाबा से मिल कर आना, तो मैंने उसको लगभग 3 महीने टाल दिए, अब के चलेंगे अगले संडे चलेंगे, अगले संडे चलेंगे, ऐसे ही उसको 3 महीने हो गए। तो उसके बाद देन शी सैड वन डे आई मस्ट सी बाबा, और फिर एक दिन उसने कहा कि मुझे जाना ही है, आइदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, वो कहती है या तो मुझे तुम कार से लेके चलो, नहीं तो मैं अपने आप बस से चली जाऊंगी, और ट्रेन, चाहे मैं ट्रेन से जाऊं। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं उसको कार से लेके गया। फ्रेंड्स हैड ए कंजेक्टर दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कंजेक्टर बोलते हैं जैसे फ्रॉम एन ओपिनियन बाई गैसिंग, यानी अंदाज़ा लगाते हुए कोई ओपिनियन देना, यानी राय देना। तो जो दोस्त थे उसके, वो उनको राय दे रहे थे, यानी उससे कह रहे थे कि जो भालू है वो तुम्हें भूल चुका होगा। द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, यानी ये जो तुम्हारी औरत है इसको वो भालू नहीं याद रख पाएगा। आई हैड थॉट टू सो टू, और वो आदमी जो ऑथर है वो ये कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि लगभग 3-3.5 महीने हो गए, तो इतने दिन में तो वो भूल चुका होगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सा हर एंड रिकॉग्नाइज हर, यानी जब वो उस पिंजरे से कुछ दूरी पर थी, कुछ गज की दूरी पर थी, तो बाबा ने जब उसको देखा तो उसको एकदम याद कर लिया, यानी उसको पहचान लिया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी से उछल पड़ा, यानी शोर शराबा करने लगा। शी रैन अप टू हिम, वो उसकी तरफ भागती है। पैटेड हिम, उसको थपथपाती है। थ्रू द बार्स, यानी जो सलाखें थी, यानी पिंजरे की जो सलाखें थी उनके अंदर से जैसे हाथ डालकर उसको थपथपाती है। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सिर पर खड़ा हो जाता है, यानी उल्टा खड़ा हो जाता है अपनी खुशी के कारण। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, यानी लगभग 3 घंटे हो गए उस औरत ने उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। शी गैव हिम टी, यानी उसने उसको चाय दी, और लेमोनेड यानी नींबू से बने, यानी वो शिकंजी वगैरह दी, केक्स दिए, आइसक्रीम दी एंड व्हाट नॉट, और बहुत सारे जो सामान जो लेके गई थी वो सारा कुछ दे दिया। देन क्लोजिंग टाइम, यानी ऐसा नहीं कि हम सुबह से शाम तक रात तक उसको देखते रहें, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम भी होता है जू का। कैम आया, यानी क्लोजिंग टाइम था, वो आया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें अब वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, यानी जो तो उसकी पत्नी थी वो भी बुरी तरह से रो रही थी, और जो बाबा था वो भी रो रहा था। इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, और उनकी इन दोनों को रोते हुए देखकर जो क्यूरेटर था, यानी जो निरीक्षक था का, वो भी रोने लगा, और जो कीपर्स थे यानी जो उनकी देखभाल करते थे वो भी रोने लगे। फेल्ट डिस्प्रेस्ड, क्यों हंस रहे हो, क्या मिल गया ये बता मुझे। फेल्ट डिप्रेस्ड, यानी डिप्रेस बोलते हैं उदासी का भाव, यानी वो भी उदास हो गए थे। एज फॉर मी, जैसे मैं भी, आई हैड रिकॉन्सिल्ड माई सेल्फ टू व्हाट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, यानी मैं भी अपने आप को मुश्किल से संभाल पाया और सोचा कि आगे हमें घर को भी जाना है और हमें हालात को काबू रखना है। कितना टाइम हो गया, पीरियड कितनी बार लगेगा।